Good morning, student. This is the fifth part of the class 12 Indian Economy, chapter 3rd. ये chapter 3rd का मॉड्यूल नंबर 5 है. आज मॉड्यूल नंबर 5 में हम कंसेप्ट देखेंगे जो एक मार्क के लिए पूछी जाती है. क्या देखना है? कंसेप्ट. पूरी कंसेप्ट में देखनी है कि चैप्टर में जो मेन कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट कौन सी है, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे और उस कंसेप्ट को हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे. सो नाउ माय डियर स्टूडेंट, जो हमने डिवैल्यूएशन और डिसइन्वेस्टमेंट दो कंसेप्ट हमने पार्ट सेकंड में देखा था, उस कंसेप्ट से ही रिलेटेड ये कुछ डेफिनेशन, कुछ कंसेप्ट है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन. इन दो कंसेप्ट से रिलेटेड मिनिमम 7 कंसेप्ट आपके बुक में दिए. अब उस 7 कंसेप्ट को, लिबरलाइजेशन में भी 2-3 कंसेप्ट आइए, उस सारी कंसेप्ट को हम आज पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज द पार्ट ऑफ कंसेप्चुअल डेफिनेशनल पार्ट. कंसेप्चुअल डेफिनेशन पार्ट ये इंपॉर्टेंट ही चैप्टर का. इसमें आपको कम से कम 2 क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में, मतलब जो आने वाली जो एग्जाम है उसमें मिलेंगे. सो नाउ माय डियर स्टूडेंट, नाउ द स्टार्ट ऑफ द 5th पार्ट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. दिस इज द conceptual definitional part. Now first concept of the chapter, strategic sell. अभी हाल ही में निर्मला जी सीतारमण, जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की फाइनेंस मिनिस्टर है, जो प्रेजेंट में है, उन्होंने जब कोविड-19 की कॉल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें उन्होंने पब्लिक सेक्टर को बेचने के लिए एक पॉलिसी अनाउंस की थी. उस पॉलिसी का नाम है स्ट्रेटेजिक सेल. अब पूछोगे कि भाई स्ट्रेटेजिक सेल क्या होता है, फिर माइनॉरिटी सेल क्या होता है, बायलैटरल ट्रेड क्या होता है, मल्टीलैटरल ट्रेड क्या होता है. ये चारों पॉइंट्स आपके उस दिन की कॉल कॉन्फ्रेंस में निर्मला जी सीतारमण ने अनाउंस किए थे. अब स्ट्रेटेजिक सेल का मतलब समझते हैं, बहुत आसान है. क्या होता है कि अब तक हमारी इंडियन इकोनॉमी में 1991 से पहली वाली इकोनॉमी में 51 शेयर गवर्नमेंट के हर इंडस्ट्री में रहने का रिस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लगाया गया था, और संसद में ऐसा लॉ भी पास किया गया था कि 51 से कम हम कोई भी शेयर, 51 एक लास्ट शेयर गवर्नमेंट का रहेगा, जिसमें उस कंपनी पर उनकी ओनरशिप बनी रहेगी. भले ही 49% तुमने सेलिंग किया हो, लेकिन 51% जो स्ट्रेटेजिक जो सेल है वो नहीं करना था. लेकिन स्ट्रेटेजिक सेल में वो कंसेप्ट हमने बदल दी. हमने क्या कर दिया, अब कोई भी जो PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इस पब्लिक सेक्टर यूनिट को 100% बेच देना. पहले 100% बेचने की परमिशन बिल्कुल ही नहीं थी, कतई नहीं थी. अभी क्या हुआ कि हाल ही में निर्मला जी सीतारमण ने 5 दिन पहले 21 PSU स्ट्रेटेजिक सेल पर बेच दिए. 21 कंपनी बेच दी, जिसमें जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, कॉन्कर है, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियां थी, उसमें बहुत सारी कंपनियां ज्वाइन हुई थी, और 21 ये सारी प्रॉफिटेबल PSU थी. लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी खर्चे को पूरा करने के लिए और रिफॉर्म, मतलब
जो फिस्कल रिफॉर्म के तहत उसे बेच दिया गया। तो ये जो पीएसयू है इसको पूरी की पूरी मतलब अब गवर्नमेंट को उस कंपनी की ओनरशिप नहीं रहेगी, वो 100% ओनरशिप अदर प्राइवेट जो खरीदने वाली कंपनी है उसको पूरा मैनेजमेंट उन्हीं के हाथ में देना है। तो इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक सेल, जिसमें रेफर टू सेल ऑफ 51% और मोर स्टेक मतलब शेयर of a PSU to the private sector, the highest bidder for sale, it implies the transfer of ownership to private sector. मैंने आपको पहले से बताऊं, implies the transfer of ownership to the private hand. अभी वो कंपनी में गवर्नमेंट का कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा. So this is the best concept of the strategic sale. पहले क्या होता था, माइनॉरिटी सेल होता था. अब माइनॉरिटी सेल के भी डेफिनेशन देखते हैं कि माइनॉरिटी में क्या होता था कि 49% तक उस कंपनी के शेयर आप बेच सकते थे, लेकिन 51% जो पार्टनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी. डिफरेंस समझ में आया? होल सेल is a strategic sale and just only a part of 49% sale to private sector is a minority sale. So minority sale refers to the sale of less than 45% stake of PSU to private sector. The ownership remain in the hands of public sector. जो ownership है, डिफरेंस क्या है माइनॉरिटी और स्ट्रेटेजिक में? स्ट्रेटेजिक सेल में आपको कभी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी. माइनॉरिटी सेल में कंपनी की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगी, लेकिन वो 49% जो सेल है वो बेच सकता है. ट्रेड में भी दो कंसेप्ट आती है, बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है. दो कंसेप्ट है, एग्जाम में आने वाली कंसेप्ट है, प्लीज इसको लर्न करें. स्ट्रेटेजिक एंड माइनॉरिटी में सिर्फ डिफरेंस याद रखना. स्ट्रेटेजिक सेल टू 100% ओनरशिप ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर. माइनॉरिटी सेल इज नॉट अ होल ट्रांसफर ओनरशिप टू द प्राइवेट सेक्टर, जस्ट ओनरशिप इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट but 49% share to give the private hand. This is the minority and strategic sale. उसके बाद हम देखते हैं ट्रेड की कॉन्सेप्ट. अब मुझे बताओ ट्रेड्स क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, एक माइनॉरिटी ट्रेड, एक बायलैटरल ट्रेड. माइनॉरिटी ट्रेड एंड बायलैटरल ट्रेड. अब माइनॉरिटी सेल में क्या है? तो बायलैटरल ट्रेड एंड मल्टीलैटरल ट्रेड, तो ये दो कंसेप्ट है. तो बायलैटरल ट्रेड में क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है दो कंट्री के बीच में, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों को मिल जाती है. देखते हैं बायलैटरल क्या होता है. इक्वल अपॉर्चुनिटी बाय द टू कंट्रीज is a trade agreement between two countries providing equal opportunity of both of them. अगर हमने चाइना से 50% गुड्स खरीदे तो चाइना भी इंडिया से 50% ही गुड खरीदेगा. मतलब चाइना से हमने 50 गुड मंगवाए तो इंडिया भी उन्हें 50 गुड ही देगा. अगर हमने अमेरिका के साथ ट्रेडिंग किया, अमेरिका से हमने 50 गुड्स खरीदे तो उसी दूसरे क्वालिटी के गुड्स 50 गुड अमेरिका भी भारत से ही खरीदेगा. मतलब 100 रुपए का एक्सपोर्ट और 100 रुपए का इंपोर्ट, 100 इक्वल टू 100. इसे कहते हैं बायलैटरल ट्रेड. इसे क्या कहते हैं? बायलैटरल ट्रेड, जिसमें X इक्वल टू M होता है. एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट, जितना एक्सपोर्ट उतना ही इंपोर्ट. 100 का एक्सपोर्ट किया है, 100 का इंपोर्ट किया है. इक्वल ट्रेड, ये एग्रीमेंट होता है वो देश के साथ किया हुआ, इसे हम कहते हैं बायलैटरल ट्रेड. Okay, so this is the bilateral trade agreement between two countries providing equal opportunity to both of them.
दूसरा देखते हैं मल्टीलैटरल ट्रेड एंड टैरिफ बैरियर। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। मल्टीलैटरल ट्रेड ये क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है दो से ज्यादा कंट्री के साथ। जब हम एग्रीमेंट करते हैं गुड्स के लिए, हमने पहला क्या देखा? बायलैटरल ट्रेड, जो दो कंट्री के बीच में ही ट्रेड होता है और वो भी 50-50 इक्वल, एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट। 100 का इंपोर्ट है तो 100 का एक्सपोर्ट उस कंट्री से होना है। केवल दो कंट्री के बीच में ट्रेड होता है। लेकिन मल्टीलैटरल ट्रेड में मतलब ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा। जैसे हम इंडिया का रिलेशन चाइना के साथ, इंडिया का रिलेशन और रशिया के साथ, इंडिया का रिलेशन सऊदी अरब के साथ, इंडिया का रिलेशन अमेरिका के साथ। तो ये क्या है? तो ये हमारी जो इंडिया है उस इंडिया का सारी दुनिया के साथ रिलेशन है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, ये कंट्री, अफ्रीका, रशिया, चाइना, नेपाल, ये जो कंट्री से हमारा जो जाल बिछाया गया है उसको हम कहते हैं मल्टीलैटरल ट्रेड। क्या कहते हैं उसको? मल्टीलैटरल ट्रेड। तो हम कहते हैं उसको मल्टीलैटरल ट्रेड। उसके बाद हम देखें टैरिफ बैरियर्स। अब मुझे बताओ टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर होता क्या है? टैरिफ बैरियर रेफर्स टू टैक्स इम्पोज सच एज कस्टम ड्यूटी, export import duty on the import by country to protection the domestic industry। बहुत अच्छी बात है। चाइना का एग्जांपल देता हूं। चाइनीज गुड अगर इंडिया में आने से पहले उनको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती। मालूम है कस्टम ड्यूटी कितने? जानकर हैरान होंगे। चाइना के गुड्स पर 200% जो कीमत है ना, आज तुम्हें जो 5 रुपए की, 10 रुपए की जो चाइनीज गुड मिल रहा है, या 100 रुपीज की चाइनीज गुड मिल रहा है, या 400 की चाइनीज गुड होगी। 4000 की अगर आपने कोई मोबाइल खरीदा है चाइना का, तो वो एक्चुअल कीमत कितनी होती है? 200 रुपए, 2000 रुपए, और आपको कितना मिल रहा है? 4000 में। तो कस्टम ड्यूटी कितनी लगी है? 200% लगी, 200%। ये क्यों लगाया जाता है? अगर वो ये 2000 में बिकने लगे तो इंडिया की मोबाइल मार्केट तो खत्म हो जाएगी। तो इससे बचाने के लिए हम फॉरेन गुड्स जो इंपोर्ट होने वाला गुड्स है उसके ऊपर कोई टैक्स लगा देते हैं। कौन सा टैक्स? 3 तरह का टैक्स। एक कस्टम ड्यूटीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन द इंपोर्ट ऑफ द कंट्रीज। इसका मेन मकसद क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। टैरिफ डिस्करेज इंपोर्ट बाय मेकिंग रिलेटिव एक्सपेंस। और इससे हम जो इंपोर्ट वाले गुड्स है उसको महंगा करके, उसकी बाजार में कीमत बढ़ा के हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो देसी इंडस्ट्री है उसको बचाने का प्रयास करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर में टैक्स इम्पोज सच एज कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज on the import by countries to protect its domestic industries. Tariff discourage import making them relatively expensive। हम और 2 कंसेप्ट देखेंगे। वो कंसेप्ट है नॉन टैरिफ बैरियर एंड क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, QR। ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ पहले पार्ट में, फिर भी बता रहा हूँ। ये ग्लोबलाइजेशन की 2 कंसेप्ट है, नॉन टैरिफ बैरियर और क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन। Non-tariff barriers may refer to restriction other than taxes such as quota, license and import of the country. Refer to restriction other than taxes. Non-tariff barrier मतलब refers to the restriction. Refer to the restriction other than taxes such as quota and license on the import of the import by the country। टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर ये एक रिस्ट्रिक्शन है अदर देन टैक्सेस। अदर देन टैक्सेस जैसे कोटा,
कुछ कोटा होना चाहिए, जैसे उनके ऊपर जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है उसमें खासकर टैक्सेस कोटा में, जैसे आपको शुगर का एग्जांपल दे चुका था थर्ड पार्ट में। शुगर देश की ज़रूरत है और हमें बेच के पैसा भी कमाना है, तो शुगर की 80% देश की ज़रूरत है और 20% कोटा बना के रिजर्व कर देता है और 20% भेजना ही है। पर दूसरे अगले साल अगर प्रोडक्शन हुआ ही नहीं शुगर केन का, तो मतलब उसमें शुगर का प्रोडक्शन कम हुआ, तो हम 20% उसके भेज नहीं सकते क्योंकि देश की जरूरत उतनी है। तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, इसे क्या कहते हैं, कोटा। लाइसेंस, इसके ऊपर जो टैक्स होता है उसको हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, दूसरे टैक्स के अलावा इन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, उसको हम नॉन टैरिफ बैरियर्स कहते हैं। क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन रेफर टू रिस्ट्रिक्शन इन द फॉर्म ऑफ लिमिट कोटास ऑन अमाउंट ऑफ कमोडिटीज कैन बी आइदर बी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्यू आर यूजुअली ऑन इम्पोर्ट रेट टू नॉन टैरिफ मेजर्स दैट इम्पोज टू डिस्करेज इम्पोर्ट ऑन फॉरेन गुड्स एंड रिड्यूस बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का जो इशू है उठाते हैं। अब क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन समझ रहे, मुझे कितनी मात्रा में, जैसे चाइना में मुझे 100 गुड्स मंगवाने हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि तुम 100 नहीं 40 ही मंगवा सकते हो, तुम्हारी इच्छा कितनी है। एक व्यापार, चलो आप ट्रेडर हो, एक व्यापारी हो और आपने बोला कि मैं चाइना से 100 गुड मंगवाऊंगा, 100 मोबाइल का ऑर्डर दिया, पर गवर्नमेंट क्या बोल रही है, आप 100 नहीं मंगवा सकते हो, आप 40 ही मंगवा सकते हो और गवर्नमेंट आपको 40 की परमिशन देगा। आपने कितना बोला, 100, और गवर्नमेंट क्या बोल रही है, 40 लगा सकते। मतलब 40 तक जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वही रिस्ट्रिक्शन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन माना जाता है। सो इम्पोर्ट गुड्स, खासकर उसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स पर करा जाता है। जैसे आपने बोला था ना कि शुगर का 100 kg का अगर प्रोडक्शन हो तो 20 kg भेजना है, लेकिन सरकार कह रही है कि आप 20 नहीं आप 40 दे जाओ। अब 60 देश की जरूरत होगी किलो की और 40 किलो बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट जब अनाउंस करती है कि आपको 40% भेजना है, जब अनाउंसमेंट होती है तो वही अनाउंसमेंट क्या कहलाती है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन कहलाती है। एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, उस गुड्स की क्वांटिटी निश्चित की जाती है, उस गुड्स की क्वालिटी, उस देश की क्वांटिटी कितनी मात्रा में बाहर के देशों में भेजना है, कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में देश के अंदर वो चीजें मंगवानी है, ये दोनों चीजों के बारे में डिस्कशन किया जाता है। इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक कॉन्सेप्ट है कि हम बहुत बार बोलते हैं कि टैक्स हम टैक्स प्रोवाइड करते हैं, पर टैक्स कितने प्रकार का होता है, 2 तरह का होता है, एक इनकम टैक्स और एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, डायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। Okay, so now do concept understanding properly. Direct tax are those tax in which the burden fall the person only on whom to tax impose, such as income and wealth tax. Income and wealth tax, आपको पता है, देखो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि मुझे मालूम है मुझे गवर्नमेंट में कितना टैक्स देना है, ऑलरेडी पता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको मालूम नहीं कि आपने कितना गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, पर आपने तो दिया है, पर आपको पता नहीं कि मैंने कितनी मात्रा में दिया। जैसे आप दुकान पे गए तो एक मोबाइल खरीदा, मोबाइल में आपको मालूम नहीं है कितना टैक्स आपने पे किया, क्या है कोई चीज खरीदी, सामान खरीदी, उसमें इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस, पर वो कितनी टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हो आपको जानकारी नहीं है। तो ये जो छुपा हुआ टैक्स है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और जो डायरेक्ट है आपको पता है कि मुझे इतना देना है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जिसमें 2 तरह का टैक्स आता है, एक इनकम टैक्स, दूसरा वेल्थ टैक्स। Indirect tax denote the tax in which burden can be shifted into others such as sales tax and service tax. ये क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट किया जाता है। अभी हमने दुकानदार के ऊपर बोला है कि इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस ऑफ दिस गुड्स, ये गुड्स 20 रुपए की बेचनी, इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस, पर ये टैक्स किसको देना है, दुकानदार को
उस कंपनी को देना है। पर दुकानदार क्या करता है? दुकानदार करता क्या है? वो टैक्स हमसे वसूलता है, मतलब शिफ्टेड टैक्सेस टू अदर पर्सन, टू परचेसर पर्सन, नॉट सेलर। डायरेक्ट टैक्स में सीधा सेलर अपनी इनकम से वहां दे देता है, पर इनडायरेक्ट टैक्स में कभी भी वो दूसरों से ही करता है। दुकान से जाते हो, पेन खरीदते हो, 20 रुपए की पेन खरीदी, इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस ऑफ 20 रुपीज। अब वो 20 रुपीज का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को देना चाहिए, मतलब वो दुकानदार को देना है क्योंकि उन्होंने बेचा है। पर वो ऐसा नहीं होता, वो क्या करता है? हमसे वो टैक्स वसूलता है। बोलता है 25 रुपए की पेन है, 20 रुपए टैक्स, 5 रुपए वो इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस। तो वो दुकानदार का भी प्रॉफिट मिला के देता है, और वो टैक्स जो है वो बर्डन दूसरे के ऊपर डालता है। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट इम्पोज टू पर्सनल इनकम, इट इज डायरेक्ट, एंड इनडायरेक्ट पर्सनल टैक्स इम्पोज टू पर्सनल, दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमें लास्ट पार्ट देखना है चैप्टर का कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी। ये 5 मार्क के लिए सीधा क्वेश्चन है, उसके 5 पॉइंट्स हैं, समझ लीजिए। क्या 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 हमारे इकोनॉमी पे असर हुआ, कोई बता सकता है? इंक्रीज इन द जीडीपी ग्रोथ रेट। भाई जब से हमने 1991 से पॉलिसी एक्सेप्ट की और 2085-90 से हमने शुरू किया, 2007-12 की बात करते हैं, अगर यहाँ तक हमने ग्रोथ रेट काउंट किया है 11 5-year प्लान से 2-year 5 प्लान, मतलब 7 5-year प्लान टू 11 5-year प्लान, हमने अगर कम से कम 25 ईयर्स की अगर स्टडी की तो हमें पता चलता है कि 1985 से 2007-12 तक हमने अपना ग्रोथ रेट 5.8 के ऊपर मेंटेन करने में सफलता पाई। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट था एलपीजी का, इससे कि हम अपनी देश की साख बचा पाए और देश की जो ज़रूरत है वो भी हम उसको पूरा कर पाए, और हमारे पास फॉरेन करेंसी का जो रेशो था, गंगा जली थी, या फॉरेन करेंसी का जो रेशो था वो बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी स्ट्रांग हुई। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट माना जाता है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एलपीजी पॉलिसी का हुआ। 8.5 5.5 से लेके 9% तक हमने ग्रोथ रेट पाया था, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एलपीजी पॉलिसी का। फिस्कल डिफिसिट हम जो परसेंटेज था 8.5 जो 1985 में था, 2010-11 तक हम उसको 5% तक, मतलब 8 से रिड्यूस होके 5% तक हम कम करने में सफलता पाई। ये एक दूसरा अचीवमेंट है। एक ग्रोथ रेट मेंटेन किया 5.8 से 9% तक, जो फिस्कल डिफिसिट है उसको भी कम करने में हमने सफलता पाई। 5 जैसे 8.5 से घटाकर हमने 5.1 तक लाके खड़ा कर दिया। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है एलपीजी पॉलिसी का। स्टिमुलेटिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आपको जानकर हैरत होगी कि 1991 में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कोई कंपटीशन ही नहीं था। जब कंपटीशन में सारी इंडस्ट्री उतरी तो इसका बहुत अच्छा असर इंडियन इकोनॉमी पे रहा। जब इंडियन इकोनॉमी, जब हमने पॉलिसी एक्सेप्ट की थी तब इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 8% था, लेकिन हम उसको दुगना करने में फरवरी 2010 का रिपोर्ट है कि हम उसमें सफलता पाए हैं। फरवरी 2010 तक हमने 16.1% इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट को मेंटेन करने में सफलता हासिल की थी। सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द एलपीजी पॉलिसी। और जो थीम है खासकर सब्सटेंशियल राइज इन फॉरेन एक्सचेंज,
हमें फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा जो वैल्यू था वो दिन ब दिन हमारा बढ़ता गया। रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज विद इंट्रोडक्शन एलपीजी वाज गिवन अ स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी रेज टू मॉरल ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर इन द इकोनॉमी मार्केट। इंडियन मार्केट में हमने बाहर के देशों का विश्वास जीतने में हमने सफलता पाई। एफडीआई बहुत अधिक संख्या मात्रा में इंडिया में आया। इसका मेन था लिबरलाइजेशन एंड रिमूव द रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इम्पोज बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था उसको हमने रिमूव करने में सफलता पाई थी। शिफ्ट फॉर मोनोपोली, ये एक बहुत बड़ा असर रहा कि जो लाइसेंस रहा था हमने उसको रिमूव करने के बाद हम पब्लिक सेक्टर कन्वर्टेड प्राइवेट सेक्टर, और उसमें जो मोनोपोली थी वो मोनोपोली प्राइवेट सेक्टर की अब धीरे धीरे इकोनॉमी में बढ़ने लगी थी। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था जिसमें कंपटीशन बहुत तेज बढ़ी, जिसमें आप मोबाइल की कंपटीशन देख सकते हो कि पहले मोबाइल के जो रेट थे बहुत हाईली थे, धीरे धीरे मोबाइल कंपटीशन बढ़ने की वजह से वो रेट कम होते होते आज बहुत कम मात्रा में आए और नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी मोबाइल को यूज करने लगा था। ये इसका रीजन था कि मोनोपोली एंड ड्यू टू लाइसेंस राज कॉम्पिटिटिव मार्केट और मोर एंगेज इन द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर में बहुत तगड़ी कंपटीशन चलने लगी, कट एंड थ्रोट कंपटीशन चलने, जिससे कंपटीशन मार्केट बढ़ा और ग्राहकों को फायदा ही मिला। राइज इन एक्सपोर्ट, जो हमारा जो एक्सपोर्ट था एक नंबर में दिया है कि 44,041.8 करोड़ जो 92 में था उसको बढ़ा के हम 11,57,474 करोड़, लगभग 10 गुना 10 टाइम हमने उसको बढ़ाने में सफलता पाई। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट माना जाता है। और खासकर FII जो ऑलरेडी मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था US डॉलर में बात करते तो 1 मिलियन जो 1991 में था उसको बढ़कर 150 मिलियन डॉलर बना, मतलब 150 गुना हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा। इससे हमारे देश की इकोनॉमी एक मजबूत पोजीशन पे आई और डेवलप कुछ सालों के बाद। इसीलिए हमारे देश के राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने ये सपना देखा था कि 2020 में भारत दुनिया का सबसे उच्चतम पावरफुल कंट्री बनेगा, तो इसी आधार पर उन्होंने अपने वक्तव्य किए थे। लेकिन अब हम कोविड-19 की वजह से पूरी तरह से चरमरा गए और हमारी इकोनॉमी 1991 के पोजीशन के पास फिर से जहां पहुंची। पर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी इस पे लिखना नहीं है, ये सिर्फ 5 पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको 2003-04 तक लिखने, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी। सो दिस इज द ओवरऑल चैप्टर। आपने इस चैप्टर में खासकर कॉन्सेप्ट पढ़ी, कौन सी कॉन्सेप्ट पढ़ी? स्ट्रेटेजिक सेल, माइनॉरिटी सेल। देखिए एक एक कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजिक सेल जो ओवरऑल प्रॉपर्टी, ओवरऑल ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को देना, माइनॉरिटी सेल कुछ पार्ट बेचना लेकिन ओनरशिप गवर्नमेंट की तरफ भी रहेगी। बायलैटरल ट्रेड में 2 कंट्री के साथ 50-50 एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना। मल्टीनेशनल ट्रेड में 1-2 से ज्यादा कंट्री के साथ ट्रेड करना। टैरिफ बैरियर में इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना। नो टैरिफ बैरियर्स में बाकी टैक्स छोड़ के केवल कोटा और लाइसेंस के ऊपर टैक्स लगाना। क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन में कुछ क्वालिटी कितना भेजना है कितना नहीं भेजना है, इससे गवर्नमेंट पॉलिसी डिक्लेयर करेगी। एक्सपोर्ट कितना है और इंपोर्ट करने कितनी क्वांटिटी में करना है, इसके ऊपर गवर्नमेंट अपनी एक नोटिफिकेशन जारी करके उसमें बात कहती है, उसे क्वांटिटी कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो आप सीधा आपका इनकम से कितना गवर्नमेंट को दे रहे हैं आपको पता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो दूसरे के ऊपर शिफ्ट किया जाता है, उनको पता नहीं होता है, वो इंक्लूड हाई टैक्स रहता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट पॉलिसीज में GDP इंक्रीज हुआ, 5.8 से 9 तक बढ़ा।
जो हमारी जो फिजिकल डिफिसिट है वो 8.5 से 5.1 तक लाने में सफलता हासिल की। हमारा जो सेमी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है 8% से बढ़ाकर 16% करने, मतलब दुगना हमने प्रोडक्शन हासिल किया। रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज बहुत तेजी के साथ बढ़ा। मोनोपोली में कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत तेज आई। लाइसेंस रिमूव हुआ एंड एक्सपोर्ट हमने कम से कम 50 गुना एक्सपोर्ट हमने उनमें बढ़ाने में सफलता हासिल हुई। और FII में 150% हमने इंक्रीमेंट करने की बात कही। सो दिस इज द ओवरऑल चैप्टर। यू प्लीज लर्न इट एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इसके बाद हम फोर्थ वाला चैप्टर देखेंगे, पर इसके पहले आपने इस चैप्टर को लर्न करना है। इस चैप्टर के साथ जो भी एग्रीमेंट, जो भी असाइनमेंट दिए हो उसको लर्न करना है, समझना है और उसको याद भी करना है एग्जाम के लिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको 5 मार्क का क्वेश्चन और 3 मार्क का क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव, लगभग 10 मार्क के क्वेश्चन इसी चैप्टर से मिलेंगे। सो प्लीज बी केयरफुल एंड लर्न easiest way. Thank you.